वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करेंगे जी, चीफ जस्टिस ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को सियासत में बराबरी का हक मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए और इलेक्शंस जो है वो आइन के आर्टिकल के मुताबिक साफ और शफाफ होने चाहिए। साथ ही उन्हें ऑडियोज़ और वीडियोस के हवाले से जब बात की तो वो बहुत ज़्यादा बरहम हो गए और कहा कि इस हवाले से उन्होंने बड़ा बरहम हो गए। इस हवाले से उन्होंने अब बुनियादी सवाल भी कुछ इसी तरह रखेंगे अपने पैनल के सामने। तरीन साहब, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में जब ये बात होगी ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि माजी में जो वाक़यात हुए उनको तारीख से हम खुरच दें कि जी वो नहीं हुए, वो तो बयान करने पड़ते हैं ना। अब जब पाकिस्तान की अदलिया की बात होगी तो ये बात मुझे कहनी पड़ेगी कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने टीवी पे आके कहा कि भुट्टो को फांसी देने के लिए जजों पे दबाव था और हमने उस दबाव की वजह से भुट्टो को फांसी दी। अभी यहाँ बात हुई जहाद की कि ज़ियाउल हक ने अकेले जहाद लड़ा, उस जहाद की वजह से आज इस समाज की जो तबाही और बर्बादी आज तक हम भुगत रहे हैं, वो भी तो देखे ना। जब ये लोग जहाद कर रहे थे उस वक्त खान अब्दुल वली खान ने ये कहा था ये जहाद नहीं, ये फसाद है। और मीर गौस बुजिंजो ने 1982 में लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि जो बंदूकें तैयार करके आप अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, इनका रुख जब पाकिस्तान की तरफ होगा तो पाकिस्तान की गली मोहल्लों में कत्लेआम होगा। फिर वही हुआ, फिर वो हुआ। ये तारीख का हिस्सा है ना। तो सारी आधी बात नहीं हम करेंगे, आधा सच नहीं है, हमें पूरा सच बयान करना पड़ेगा कि ये हमने जहाद किया, ये उसका था, ये हुआ। अगर हुक्मरान झूठे हैं तो फिर एक झूठा नहीं है शहबाज शरीफ, फिर सब झूठे हैं। जो ऑडियो और वीडियो की बात की, मैं समझता हूँ कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। जो भी जिसके बारे में जो ऑडियो वीडियो हो, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उस पर जो है इंक्वायरी हो और वो देखा जाए। देखें, कानूनी हैसियत तो बनेगी जब फोरेंसिक ऑडिट आएगा तो उस पर कानूनी हैसियत भी बन जाएगी। ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, मुझे आप कहिएगा, कल भी एक वीडियो रिलीज हुई है, मोहम्मद खान भट्टी ने जिस तरह वो गालिबन डीलिंग के हवाले से बातें कर रहे थे, इस तरह सामने आना इनके मकासद क्या है? क्या ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जा रही है, मनपसंद फैसले करवाने की कोशिश की जा रही है? अब जब कि ना, मैं इसमें क्या कहूँ, मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं तो कोट कर सकता हूँ मरियम को, जिसने कहा था मैं लोगों की वीडियोस बनाती हूँ और मेरे पास लोगों की वीडियोस हैं और लोग जो है वो गलत काम करते हैं, मैं वीडियोस बनाती हूँ, फिर हम उनको ब्लैकमेल करते हैं। अब इसके बाद क्या चीज़ रह जाती है, मुझे बताइए। पीटीआई क्लेम भी करती है कि ये मास्टरमाइंड समझती है उनको। इससे पहले तो ये बात किसी ने नहीं कही थी ना, कम से कम किसी औरत ने नहीं कही थी पाकिस्तान में। अब जब यहाँ पे हमारा मोरालिटी का लेवल यहाँ पहुँच गया है और ये बन रही है तो इसमें अफसोस किया जाता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। ये प्राइवेसी है। आप देखिए ना कि प्राइवेसी में कोई चीज़ आप कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, अब उसको बनाना, उसको लीक करना, उसको ये करना, मेरी नज़र में तो बहुत ये जब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते ही हैं, क्योंकि हर जगह तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं लेकिन असल में हम कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं करते, ना हम किसी कानून पे अमल करते हैं, ना पाकिस्तान के अंदर कोई कानून की रिस्पेक्ट मौजूद है। अब आप देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये कहता है कि किसी बंदे के खिलाफ 180 केसेस का, कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये कहता है कि एक आदमी के खिलाफ 10-10, 20-20, 30-30, 40 FIR अगर कहता है तो ठीक है, कर रहे हैं तो जो कहते हैं कहता है तो फिर ठीक है। तो ये बड़ा गलत काम है जो हो रहा है, ये बड़ी गलत सियासत है जो हो रही है। ये इससे पहले नहीं हुई। इससे पहले हमने दौर देखा, मतलब ज़ियाउल हक का भी ड्रैकोनियन दौर अगर आप कह लें, उसको देखा, कह लें जी उन्होंने झूठ बोला, लेकिन उस वक्त भी ये नहीं हुआ। मुशर्रफ साहब का भी दौर आया, ये नहीं हुआ जो आज हो रहा है जी। तो अब दुख की बात है अफसोस कि अगर ये जमहूरी लोग ही ये करने लगे, हम जमहूरियत का तो बड़ा डोंडा पीटते, हर जगह जाके जमहूरियत का वो डोंडा पीटते, लेकिन हम जमहूरियत के। नुसरत मिर्जा साहब, मुझे आप बताइएगा, जैसे कि आपने ब्रिगेडियर साहब की बात भी सुनी है, इन ऑडियोस वीडियोस की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या कानूनी हैसियत है इनकी कोई? नहीं, बिल्कुल हैसियत नहीं है कानूनी कोई इसमें। ये इस वक्त जो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो जितना भी बचा सकते हैं खुलफशार या परेशान कर सकते हैं लोगों को, साहब अजान को जो बिजी रखे हैं, असल में तो जो महंगाई का जो तूफ़ान है उससे ये बचना चाहते हैं और इस किस्म की वीडियो निकाल कर और फिर हम लोग बहस मुबाहिसे में लग जाते हैं। फिर एक और बात भी जो आपने कहा वो मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरी उम्र है वो ये तकाज़ा नहीं करती कि मैं बहस मुबाहिसे में पढ़ूँ, लेकिन मैं रिकॉर्ड को ज़रूर स्टेट करूँगा। उस वक्त रशिया जो USSR था वो हम पर हमारे ज़रिए से गर्म पानी तक जाना चाहता था, तो क्या बेहतर और जनेवा अकार्ड जो, और वो हमने रोक लिया उसको। तो वो दूसरा जो बात है कि जनेवा अकार्ड ज़ियाउल हक इसलिए नहीं चाहते थे कि वो अपनी मर्जी क्या कि वो हमें अबंडन कर दिया उसने, ठीक है, और वो अबंडन हम होना नहीं चाहते थे और ज़िया साहब इसके खिलाफ थे कि ये जुनेद साहब जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं ये नहीं होना चाहिए था।
हम अपनी शराइत पर करना चाहते थे। तो अब ये बात सिर्फ मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर रहा हूँ, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। नुसरत मिर्जा साहब, आपका पॉइंट आ गया है। नईम सिद्दीकी साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे उनका भी पॉइंट लेना है। नईम सिद्दीकी साहब, आप कहिएगा, आपको इनकी कानूनी हैसियत नजर आती है ऑडियोज वीडियोस के हवाले से जो आज रिमार्क्स भी आए हैं? देखिए कहते ये बहुत अफसोस की बात है कि अभी कोई मुकदमा हुआ नहीं और उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाए। ये तो बिल्कुल कंटेम्प्ट है, बल्कि इसके ऊपर तो शायद वो तो भी लेना चाहिए कि अभी कोई केस आया ही नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो कानून शहादत जो सेक्शन आर्टिकल 164 है उसमें PLDA 2019 इसका पेज 675 है, जिसमें ये कुछ ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें यह कि जब तक ये साबित ना हो कि ये जो वीडियो है जेन्युइन है, डीकोडेड नहीं है, टेम्पर्ड नहीं है, तो ये तब इसको आप पेश कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एजेंसी का एक एक्ट है 2007 सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के तहत इसका फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट जो है ना, वो उसका तजिया होना बहुत ज़रूरी है। और कानूनी शहादत के तहत ये कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। ये और उसके अलावा जब कोर्ट ऐसी शहादत को अलाउ करेगी तो उसको फिर लॉ ऑफ एविडेंस के तहत उसको प्रूव करना पड़ेगा और उस शख्स को वहाँ आके बताना पड़ेगा कि ये किस इवेंट की वीडियो है, ये किस रेलिवेंट मामले से इसका तल्लक है, और वो शख्स बताएगा कि हाँ, और वो शख्स ये बताएगा कि मैंने इसको खुद रिकॉर्ड किया है और उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होगी, उसमें कोई टेम्पर किसी किस्म का नहीं है। नईम सिद्दीकी साहब, आज हमने पोल कुछ इस तरह क्रिएट किया था सोशल मीडिया पर, जिसका पहला सवाल इस तरह था कि क्या शहबाज सरकार IMF से कर्ज लेने में कामयाब हो पाएगी, जिसका हाँ में जवाब 23%, जबकि नहीं में 77% आया है। दूसरा सवाल कुछ इस तरह था कि क्या ज़ल्मे खलीलजाद के इमरान खान के नाअहली के हवाले से जो खदशात हैं वो सच साबित हो सकते हैं, जिसका हाँ में जवाब 70% और नहीं में 30% आया है। तीसरा सवाल कुछ इस तरह था कि क्या लीक होने वाली ऑडियोज़ और वीडियोज़ की कोई कानूनी हैसियत है, जिसका हाँ में जवाब 23% और नहीं में 77% आया है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। गज़ल अशरफ अमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुशामदीद और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। नाज़रीन, मुल्क में जो सियासी मामलात हैं, जो माहौल चल रहा है, माजी करीब में हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि जो लाहौर में सूरत हाल रही, इमरान खान की केसेस भी रहे, फिर जो अफरा तफरी रही, हुकूमत ने इस हवाले से अब ये फ़ैसला किया है कि जो इंतशार फैलाएगा या फिर इसका बाइस बनेगा, अफरा तफरी फैलाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। और फिर साथ ही साथ हम देख रहे हैं 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से भी मामलात चल रहे हैं और फिर ऐसी सूरत हाल ये इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो सकती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं IMF जिसके साथ अभी तक मुआहदा नहीं हुआ, पहले महीनों, हफ्तों और फिर दिनों का कहा जाता रहा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई भी मुआहदा नहीं हुआ। और साथ ही साथ हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फिर हमारे जो सेक्टर्स हैं, फिर हमारे जो इंपोर्ट है, वो जिस तरह वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज हुआ हुआ है, ये भी सूरत हाल सबके सामने है। ऐसे में हमारी मैशियत जो है वो ज़बूहाली का भी शिकार है। अब इस सारी सूरत हाल से ये जो गुमगो की कैफियत है, सियासी सूरत हाल है, इस सारे से कैसे निकला जाएगा, ये सब कैसे ठीक होगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। आप सीनियर एनालिस्ट हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सजाद तरीन साहब, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। और साथ ही साथ नईम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं और माहिर माशियात भी हैं। और हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे नुसरत मिर्ज़ा साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नईम सिद्दीकी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। कम आमदनी वालों को सब्सिडी देने का हुकूमत ने फैसला किया और फिर हमने देखा कि IMF भी नाराज़ नज़र आया, उसने कहा मुशावरत नहीं हुई, तस्दीक चाहिए। इस हवाले से इन मामलात को आप बेहतर समझते हैं, क्या मतलब हो जाएगा मुआहदा? अब आखिरी कब तक ये ताख़ीर होगी? कहाँ हम लैग कर रहे हैं? ऐसी कौन सी शराइत हैं जो हम नहीं मान रहे और हुकूमत बता भी नहीं पा रही? शुक्रिया गज़ल। देखिए, इस वक्त मैं आपको एक क्रिकेट की टर्म में एक अगर बात समझाऊं कि जब एक बैट्समैन बहुत सेट हो जाता है तो दूसरी टीम के जो कप्तान को ये समझ नहीं आती कि मैं किससे बॉलिंग करवाऊँ, मैं स्पिनर से बॉलिंग कराऊँ कि मैं फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराऊँ। अभी इस वक्त एग्जैक्टली जो सिचुएशन करंट गवर्नमेंट की है ना, वो ट्रायल एंड एरर के ऊपर चल रही है। वो ये सोचती है कि अच्छा शाम को बैठ के फैसला करती है कि अच्छा ऐसा कर लो।
अच्छा सुबह सोचते हैं कि ये तो वर्केबल नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि एक आल्टो गाड़ी जो आजकल 30 लाख की है, उसके तो आप ऊपर कह रहे हैं कि जी हम आपको 30 लीटर की सब्सिडी दे देंगे, और एक बेचारा गरीब आदमी जिसने को पुरानी 10-15 साल पुरानी गाड़ी जो 1500 सीसी की है वो अगर रखी हुई है, जिसकी वैल्यू उससे भी कम है, और वो मुश्किल से अपने दफ्तर आता जाता है, आप उस पर कहते हैं कि हम उसको सब्सिडी नहीं देंगे। फिर आप कहते हैं कि हम मोटरसाइकिल वाले को 2 लीटर देंगे, 3 लीटर देंगे। और भाई जब आप 2 लीटर 3 लीटर देंगे तो ये तो वर्केबल ही नहीं होगा, इसलिए कि आप कहते हैं कि वो स्कैन होगा, उसका ID कार्ड चेक होगा, उसको कोड मिलेगा, और ये तो पेट्रोल पंपों के ऊपर तो लड़ाइयाँ और झगड़े और फसाद होना शुरू हो जाएंगे जब 2-2 लीटर के लिए। तो फिर दूसरी बात यह है कि आप किस कानून के तहत जो है मिडिल क्लास को और ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं, उसको कहते हैं वो 50 रुपये या 100 रुपये लीटर ज़्यादा दे। तो ये तो इक्वेशन है ही नहीं। मुझे बहुत अफसोस सिर्फ इस बात पे होता है कि हम लोग जब भी प्रोग्रामों में आते हैं, तजिया करते हैं, तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें इतनी अक्ल व फहम नहीं है जितनी कि हमारे रूलर्स के पास है, जो हमारे पे हुक्मरान हैं, जो जिनकी मईशत में भी तजर्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एडमिनिस्ट्रेशन में तजर्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, गवर्नेंस में उनका तजर्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और कई दहाइयों से वो सियासत कर रहे हैं। तो क्या अब ये पाकिस्तान की जो 23 करोड़ अवाम है, इसको आपने और कितना पीसना है? 600 रुपये के थैले के पीछे अमवात हो रही हैं। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री, वो भी तो नहीं मिल रहा लाहौर में, और वो अमवात इसलिए हो रही है कि वो थैला नहीं मिल रहा, और आप जो है एक इस किस्म की सब्सिडी की बात कर रहे हैं जो वर्केबल नहीं है। और आपने देखा है IMF के चीफ का बयान आ गया कि हम आपको जो बातें हम आपको कह रहे हैं उसको उलट करते जा रहे हैं। और आज सुबह इन्होंने कहा कि जी हम कोई सब्सिडी पेट्रोल में नहीं दे सकते। तो IMF मैं एक लिहाज से ये समझता हूँ कि शायद इस वक्त हमारी कौम को सुधारने के लिए, हमारी हुकूमत को सुधारने के लिए शायद IMF ही वो एक आखिरी हरबा है, वो एक डंडा है जो कि हमें सुधार सकता है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आपके ऊपर कदगन लगानी शुरू कर दी, माशी कदगन लगाई, आपको जगह जगह आपके फुल स्टॉप लगा दिए। अब वो कह रहे हैं कि जी अभी हम सेटिस्फाइड नहीं है आपके काइबर से, आप अपना काइबर जो है वो 2% और बढ़ाएं। तो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी हाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग कारोबार करेंगे ही नहीं, और अपना पैसा उठा के जो थोड़ा बहुत है बैंकों में रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेड डेफिसिट है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपकी इंपोर्ट ही नहीं हो रही, इंपोर्ट्स नहीं है। ठीक है तरीन साहब, जैसे कि नईम साहब भी कह रहे हैं कि इक्वेशन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कौम को पहले बता दिया गया था कि अभी हो जाएगा, अगले हफ्ते पिछले हफ्ते यही टाल मटोल होती रही। अब रोज़ बरोज़ हम एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, सन्नतें बंद हैं, कारखाने बंद हैं, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, कैसे गुजारा होगा हमारा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि IMF का जो फ्रेमवर्क है, इस IMF के फ्रेमवर्क में रह के दुनिया का कोई आदमी आ जाए, आप मुल्क की माशी हालत बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो फ्रेमवर्क हमें दिया गया है उसमें रहते हुए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है कि हम पाकिस्तान के आम आदमी की हालत बेहतर कैसे करें, आम आदमी तक सहूलियत कैसे पहुंचाएं। मैं नहीं समझता कि इस जो IMF का फ्रेमवर्क दिया गया है ये बहुत सख्त है। बदकिस्मती नहीं है कि ये ज़राई मुल्क है, यहाँ गंदम हम पैदा करते हैं और लोग भूख मिटाने के लिए, आटा लेने के लिए लाइनों पर लाके मर जाते हैं। मैं समझता हूँ ये कौन से हुक्मरान हैं? इन हुक्मरानों को घर चले जाना चाहिए। कोई भी आ जाए हुक्मरान जी, यहाँ इमरान खान हो, जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ हो, ये अवाम के मफादात के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना ये कर सकते हैं। इन्होंने मुल्क को IMF में ऐसा जकड़ दिया और ऐसा फ्रेमवर्क दे दिया है कि कर्जा ये लेते हैं, कर्जा ये अपने अल्लाह पे पैसे खर्च कर देते हैं, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। आम आदमी जो है वो बेचारा आटे के लिए जो है वो सड़कों पे धक्के खा खा के मर रहा है। किस मुआशरे में हम रह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमें सोचना होगा, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठ कर सोचना होगा कि हमें जो मुआशी सूरत हाल है, जो मुआशी नहीं, सुने मेरी बात सुने, जो मुआशी सूरत हाल है उसको कैसे बेहतर करना है। ये जो आपने कहा ना जी, हुकूमत कहती है कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत नहीं बचाने हैं। आपको याद होगा हमसे ज्यादा ताकत में जो फौज, हमसे ज़्यादा ताकत में असलहा, हमसे ज़्यादा ताकत में एटम बम, हमसे ज़्यादा ताकत में जो टैंक थे वो सोवियत यूनियन के पास थे। लेकिन जब उनकी मुआशी सूरत हाल बैठी तो फिर ना रियासत बची तो ना कुछ बचा। ये मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी एक को पता नहीं किस एजेंडे पे हैं कि वो बैठ के बात नहीं करना चाहते। वरना शदीद मुखालफत के बावजूद जब जिनेवा अकार्ड हुआ तो मोहतरमा बेनज़ीर
बेनज़ीर भुट्टो को मोहम्मद खान जिनीजो ने बुलाया, ज़िया-उल-हक को नहीं बुलाया था। वो उस वक्त ना पार्लियामेंट में थी ना मेंबर थी, लेकिन बाहर थी पार्लियामेंट से, अपोजिशन लीडर थी, लेकिन जिनेवा अकार्ड के लिए बुलाया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, वहाँ बैठ के बातचीत हुई। बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब ये करना नहीं चाहते। जब तक ये सारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक टेबल पर बैठ के मसाइल का हल तलाश नहीं करेगी, मैं नहीं समझता कि ना आवाम को रिलीफ मिलेगा, ना गरीब आदमी की हालत बेहतर होगी। इन हुक्मरानों की हालत बेहतर होती रहेगी, इनकी दौलत में इजाफा होता रहेगा। ये तो जेलों में भी हो तो इनकी दौलत में इजाफा होता है। गरीब आदमी पहले भी आटे के लिए लाइन में लगा हुआ था, आज भी लाइन में लगा हुआ है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जैसे तरीन साहब ने कहा है कि हमें अब डायलॉग की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है। हमारे दोस्त ममालिक जो हमारी तारीखी तौर पर हमारी मदद करते थे, अब वो भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अब उनकी भी शराइत है और उनमें पहली शराइत यही है कि IMF के प्रोग्राम अगर वो बहाल नहीं होता तो वो भी अपनी रकम उठा लेंगे। अब वर्ल्ड बैंक हो गया, एशिया डेवलपमेंट हो गया, सारे ही लिंक्ड कर रहे हैं IMF के साथ। कैसे होगा? क्या शहबाज सरकार IMF से कर्ज लेने में कामयाब हो जाएगी, लगता है आपको? मैं इसमें हंस सकता हूँ, मातम कर सकता हूँ इस हुकूमत का, लेकिन इस हुकूमत से कोई आप अकल की चीज़ एक्सपेक्ट करें, कोई विजन एक्सपेक्ट करें, कोई फैसले एक्सपेक्ट करें, कोई चीज़ें जैसे पहले इन्होंने ऐलान किया और सदीकी साहब ने कहा कि जी आप 2 लीटर पेट्रोल दे दें, 5 लीटर पेट्रोल दे दें, 1500 से ज़्यादा 50 रुपये लगा दें और आटा मुफ्त दे दें, आटा 2 किलो दे दें। ये बेवकूफ़ लोग, बेवकूफ़ टू दी हाईएस्ट लिमिट। ये वो लोग हैं जो मॉडल टाउन के कातिल हैं, क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल माइंड है। आपको पता है मॉडल टाउन में 18 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी गई थी, और जब गोली मारी गई थी तो जो चीफ मिनिस्टर था वो आज प्राइम मिनिस्टर है, और जो वहाँ पे होम मिनिस्टर था वो आज इंटीरियर मिनिस्टर है। 60 लोग जो हैं वो आपके जमानतों पे हैं। अब अगर कल आपका परसों का मिडल ईस्ट आई उठा के पढ़े, सऊदी अरब ने आपको क्यों मदद नहीं दी? उससे पहले डिवोर्स में भी उन्होंने कह दिया था। कल उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, वहाँ के लोगों ने जो कोर्ट हुआ है, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है करप्ट गवर्नमेंट है, ये अपनी अय्याशियों पे पैसा कम नहीं करते, कॉस्ट कटिंग नहीं करते। और उन्होंने स्पेशली उधर एनालिस्ट ने उसमें मेंशन किया है कि 100 लोगों की इन्होंने कैबिनेट रखी हुई, और वो 100 लोगों की कैबिनेट, अब ये उनको मैं कोट कर रहा हूँ, मेरे लफ्ज नहीं है कि कोई कहे कि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी उन 100 लोगों की कैबिनेट ने तमाम पक्ष एंड प्रिविलेज दिए हुए हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर आके नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोलता है, यानी झूठ की हद है उस शख्स की, उसकी कोई लिमिट नहीं है झूठ की। वो कहता है कि ये लोग तनख्वाह नहीं लेते, वो पेट्रोल जो डलवाते हैं उनके अब्बा जान का पेट्रोल पंप है, जहां से वो 3 गाड़ियों में पेट्रोल बनवाते हैं, एक अपनी गाड़ी और 2 जो प्रोटेक्शन की गाड़ियां चल रही होती हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर लाहौर जाता है, कहीं जाता है, 48 गाड़ियां खड़ी होती हैं, 48 गाड़ियों में 1122 की गाड़ियां होती है, पुलिस की गाड़ियां होती है, एक नया ट्रेंड चल गया, एम्बुलेंस भी होती है और क्रेन भी होती है। अब इस किस्म की हुकूमत से व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अगर इनसे कोई अकल की बात आप एक्सपेक्ट हम करते हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया। ठीक है आज आपका सिंगल डिजिट में है आपका। और एक और देखिए इनके झूठ और इनकी अय्यारी देखिए, ये कहते हैं हम लोगों को आटा देंगे, वहां ये आ रहा है कि जिनको आटा दे रहे हैं उनको उनके ID कार्ड रख रहे हैं कि कल उन शनाख्ती कार्ड पे जाली वोट डालेंगे। ठीक है, यानी हर चीज के अंदर कोई अय्यारी, कोई मक्कारी, कोई फ्रेब, कोई झूठ, कोई धोखाधड़ी, इस किस्म की चीजें जब पोशीदा होंगी तो IMF आपको क्यों मदद देगा? ठीक है नुसरत मिर्जा साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं, आप समझते हैं हुकूमत के पास अब कोई पॉलिसी है वो रिलीफ फराहम करेगी गरीब आवाम को? ये कोई पॉलिसी नहीं है। वो ये जो बात उन्होंने पेट्रोल की इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने कि भाई गली गली हर पेट्रोल पंप पर लड़ाई झगड़ा होगा, तो इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में जो हंगामी यानी जो अफरा तफरी का आलम है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है। देखिए 2 सीरियस वाक़यात हुए हैं, एक तो फाटा में हुआ है जहाँ पर हमारा एक ब्रिगेडियर शहीद हो गए हैं, और एक जो वाक़या जो हुआ है जो सक्कर से है और जो लाहौर की मोटरवे है, इसके पर जो कच्चे के इलाके से लोग डाकू पकड़ के ले गए, तो हर आदमी जो है फ्री हो गया है। और फिर कराची में फिर एक मर्डर हुआ है जो कि एक आलिम का हो गया है। तो ये आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान में बदअमनी का एक जो बाजार गर्म किया गया है, वो सिर्फ इसलिए कि एक तो ये है कि हुकूमत बहुत कमज़ोर है,
दूसरे ये है कि वो ख़ुद भी आप कंट्रोल नहीं करना चाहती, क्योंकि जो महंगाई के जो असरात हैं और जो भूख और जिसमें आप फरमा रही हैं कि जो लाहौर के अंदर जो लोग बाग जिस तरह से आटे के लिए आबाद हो रही हैं, उसको तवज्जो हटाने के लिए वो ये अफरा तफरी रखना चाहते हैं और मुल्क में अंदर बदअमनी का जो सूरत हाल है उसको हवा दे रहे हैं। तो अब सूरत हाल जो आप जो बातें आपने की हैं वो उसमें हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो सूरत हाल है उसके अंदर इनके पास ना हुकूमत का जो कुछ भी तजर्बा है वो एक अशराफिया का तजर्बा है। ये जो मौजूदा हालात हैं जिसमें संगीन जो हालात हैं मुल्क के जो नस्बत जो माशी बदअमनी है, सियासी बदअमनी है या सियासी बहरान है या माशी बहरान है, उसमें उसको कंट्रोल करने के पास इनके पास कोई सलाहियत नहीं है। पहले ये होता था कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे उनसे मशवरा लिया जाता था, अब ये होता है कि जो दौलतमंद है उससे मशवरा लिया जाता है। तो ये अशराफिया के लोग हैं, ये कभी भी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ये समझते हैं कि उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस मुतालिक मजीद डिस्कशन भी करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करेंगे जी, साबिक अमरीकी सफीर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अवलीन दुश्मन करार देने का फैसला कर लिया है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ऐसे इक़दामात से पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के बहरान जो हैं वो मज़ीद गहरे हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा, बड़े बयान दिया उन्होंने, कि इशारे मिल रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल भी करवा सकती है। और जो IMF की सपोर्ट है, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे IMF के हवाले से, उन्होंने कहा कि IMF की जो सपोर्ट है वो भी कम हो सकती है। और अब इस तरह के बयानात आना और दूसरी तरफ फिर हुकूमत को कितनी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तरीन साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। ज़ल्मे खलीलज़ाद के जो इमरान खान के हवाले से ये नाअहली के जो बयान सामने आए हैं, आपने ट्वीट यकीनन देखा होगा, सच साबित हो सकते हैं? मैं उनकी आपका जो सवाल है उसका जवाब देता हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले यहाँ एक बात की गई। हमारी तो बदकिस्मती है कि अब कहा गया कि यहाँ शहबाज शरीफ झूठ बोलता है। हमारी तो बस बदकिस्मती है कि ज़ियाउल हक सबसे बड़ा झूठा आदमी था। वो कुरानी आयतें पढ़ के कहता था कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे और फिर मुकर जाता था। वो सबसे बड़ा झूठा है। हमें तो मिले ही झूठे हुक्मरान है। मॉडल टाउन की बात की गई, 4.25 साल इमरान खान वजीर आजम रहे हैं। भाई क्यों नहीं उन पर केस बनाया गया, क्यों नहीं उनको कातिल करार दे के उनको किया गया। ये अब इस तरह हम कहें जी फलाना, जब अदालतें कुछ नहीं कर सकी तो फिर कैसे किया जाए। अब जो बात की आपने अमेरिकन की, कि वो ये कह रहे हैं, अब खान साहब ये कहते थे कि मुझे निकाला गया है अमेरिकी साजिश पे। अगर अमेरिकी साजिश पे निकाला गया है तो अब अमेरिकी जो है पहले साजिश करके निकालते हैं, फिर उनको इतनी मोहब्बत याद आ गई है कि अब जनाब वो बयानात दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार पैदा होने का खतरा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्लान कोई और है। ये प्लान, ये मनसूबाबंदी, ये जो फ्रेमवर्क है जिसमें खान साहब को लाया गया और जिस तरह खान साहब को आगे बढ़ाया जा रहा है। इलेक्शन से कोई नहीं घबराता। इलेक्शन जब फैज़ आम था, बहुत फैज़ आम था, RTA सिस्टम बैठ गया था, उस वक्त भी खान साहब के पास इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वो गवर्नमेंट बनाते। वो उसके बाद भी फैज़ आम जहाज़ों में लोगों को जहांगीर खान तरीन भर के लाए और लोगों को पूरे कराए गए। अभी तो वो भी सूरत हाल नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि खान साहब को स्वीप कर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। लेकिन अमेरिकन जो कुछ कह रहे हैं, ये मैं समझता हूँ लम्हा फिक्रिया है। पूरी कौम को सोचना चाहिए कि ये कहते थे कि जी साजिश हुई, साजिश से मुझे निकाला गया, तो फिर अचानक वो साजिश भी ख़त्म हो गई, अमेरिकन से दोस्ती भी हो गई, अमेरिकन से बातें भी कर रहे हैं और अब खान साहब की हमायत में भी खड़े हो गए हैं। ये मैं समझता हूँ परेशानी की एक बात है। ये कोई आम बात नहीं है, ना इसको आम तरीके से लिया जाए, ना आम बात समझा जाए। क्योंकि जिस आदमी का आपने नाम लिया वो इंटेलिजेंस एजेंसी और CIA के लिए काम करता है। अब बहुत अच्छा जो है वो अफगानिस्तान में काम करता रहा। और हमारे जो हुक्मरान क्लास है वो उसको अच्छी तरह जानती हैं कि वो जो जुमला बोल रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो ये मुझे एक समझता हूँ, मैं समझता हूँ परेशान कुन सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। ब्रिगेडियर साहब, जैसे तरीन साहब ने कहा है, पहले तो इमरान खान साहब बड़ी बातें करते थे, तो अब ज़ल्मे खलीलज़ाद के इमरान खान के हक में क्यों है? आपको क्या वजह नजर आती है? जैसे तरीन साहब भी कह रहे हैं कि एक लम्हा फिक्रिया है। पहले तो मैं बड़े अदब से एक बात अर्ज करूंगा जी, कि अगर हम करंट सिचुएशन पे बात करते हुए कोई बात कहते हैं, हमारे यहाँ आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को माजी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि फलाने ने ये किया था, फलाने ने ये किया था। अभी तरीन साहब ने कहा कि जी तरीन के जहाज़ में लेके गए, तो फिर मैं कहूँ यहाँ पे कि छांगा मांगा में कौन लेके गया था?
मतलब माजी से कंपेयर करना नहीं है। अगर एक शख्स गलत कर रहा है या एक शख्स ने गलत किया है तो उसने तो गलत किया है, तो क्या ये जस्टिफिकेशन है आज भी गलत करने की? अगर पहलों ने झूठ बोला तो आज जस्टिफिकेशन की आज भी झूठ बोले? आप भाई खुदा के लिए इनकरेक्ट पर्सपेक्टिव सिचुएशन को रियलाइज करो, थ्रेट परसेप्शन दे के एनालाइज करो, जस्टिफिकेशंस क्रिएट ना करे। पाकिस्तान में एक तबाही का बात यह है, तबाही का सिर्फ मसला यह है कि IMF ने कर्जा क्यों नहीं दिया? वो जी इमरान खान ने घड़ी भेज दी। पाकिस्तान में बारिश क्यों हो गई? इमरान खान ने घड़ी भेज दी। वो जी इंडिया ने ये क्यों कह दिया इमरान खान? भाई ये बात नहीं है। अगर कुछ इमरान खान ने गलत किया है, क्या इसमें कोई दो राय है कि मॉडल टाउन में पॉइंट ब्लैंक रेट पे कत्ल हुए? तरीन साहब ने वो वक्त नहीं देखा है, ना वो जगह जाके देखी है। एक औरत को गोली मारी गई थी जो फैमिली वे में थी, तो क्या वो गलत नहीं था? अब आप कहते दीजिए अदालतों ने ये नहीं किया, इसका मतलब है कि वो ठीक था। इनकी नजर में वो कत्ल ठीक है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई आदमी जुर्म करता है, कोई आदमी अगर वारदात करता है, तो उस आदमी को कम से कम आप पाकिस्तान के कानून के तहत ही निपटेंगे ना। अगर पाकिस्तान का कानून जो है वो उस पर कोई नहीं करता तो हम ठीक है। ब्रिगेडियर साहब आपकी भी बात समझ आ गलत किया, फॉर गॉड सेक यार, डोंट गो इनटू द पास्ट। पास्ट में अगर गलत हुआ है तो आज भी तबाही होती रहे पाकिस्तान की, इसका मतलब है क्योंकि पहले किसी हुक्मरान ने गलत किया था तो आज भी गलती जायज है, आज भी कत्ल जायज है, आज भी पकड़ना जायज है। ये तो जस्टिफिकेशन ना हुई ना। हम आज की बात कर रहे हैं कि IMF आपको क्यों नहीं मदद दे रहा। ठीक है, हम आज की बात कर रहे हैं 100 मिनिस्टर आज क्यों हैं, अब आप माजी में चले जाएंगे कि ठीक है। ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया। तरीन साहब कुछ कमेंट करना चाहते हैं इस पे? जी तरीन साहब। देखिए, मॉडल टाउन में ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ज्ञानी मैं तो सारी जिंदगी 85 से आज तक रिपोर्टिंग ही कर रहा हूँ। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ बड़े एडिशंस निकाले, मैंने वहाँ लोगों को देखा, लेकिन पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान के एक आइन के मुताबिक चलाना है ना। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में 3.25 साल खान साहब क्यों नहीं लेके गए? और जो तारीख की आपने बात की कि तारीख के हवाले नहीं देने, तो तारीख में जो वाकयात होते हैं उनको खुरच दिया जाए। तारीख में जो लोगों ने हुक्मरानों ने जराइम किए वो न बताए गए कि पाकिस्तान बना तो उसके बाद इन्होंने क्या जराइम किए, वो किसी के जराइम माफ कर दिए गए। ये सबके जराइम तारीख में लिखे हैं और तारीख किसी को माफ नहीं करती। सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इमरान खान के हक में अब बयानात आ रहे हैं, पहले जैसे तरीन साहब ने भी ये बात की, तो अब इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? इसके पीछे क्या वजूहात है, क्यों इस तरह के बयानात आ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन कैसे उनके पास आ रही है? देखिए, ये ज़ल्मे खलील साहब ने जो बात की है ना, आप इसको ज़ल्मे खलील साहब की स्टेटमेंट के तौर पे ना लें जी। बात देखें कि बात क्या की जा रही है। बात कोई भी करे अगर वो बेहतर बात है तो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है कि अब ऐसे लगता है कि देयर इज़ समथिंग फॉर इमरान खान और देयर इज़ समथिंग अगेंस्ट इमरान खान। यानी कि अब ये भुट्टो के दौर में भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, कुछ लोग दूसरी जमात को भी अच्छा या बुरा कहते थे। अब यहाँ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जिसमें यहाँ इमरान खान को बुरा कहा जा रहा है, यहाँ इमरान खान को अच्छा कहा जा रहा है, उसके अलावा किसी और बंदे की बात ही नहीं हो रही। इतनी फोर्सेस इमरान खान के ख़िलाफ़ यकजा हो गई कि जिसके नीचे आके हमारी इकॉनमी दब गई, हमारे इदारों में पोलराइजेशन हो गई, हमारी जुडिशरी में मसाइल खड़े हो गए। हर आदमी उठ के हमारे इदारों को, इंस्टीट्यूशन को बरमला बातें करना शुरू हो गया। और ये जब दो सूबों की असम्बलियाँ तोड़ दी, आइन में गुंजाइश ही नहीं है 90 दिन से ज़्यादा डिले करने की इलेक्शन की। ये आप हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ को यही आपने इलेक्शन 90 दिन में कराने ही कराने हैं। अब आप मुल्क को उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं जहाँ किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। और खुदा के लिए इस मुल्क के 23 करोड़ आवाम को देखें, इस मुल्क की मैशत को देखें, इस मुल्क के कारोबारी लोगों को देखें, इस मुल्क के हालात को देखें। आप इस मुल्क को आप बताइएगा, पाकिस्तानी सियासत में अब एक मुदाखलत है। इससे पहले भी ऐसा बयान आया था और दफ्तर खारजा ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था इस पर। अब दोबारा से इस तरह के बयानात आ रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मेरे लिए ज़ल्मे खलील का बयान कोई अहमियत नहीं रखता है। वो एक इंडिविजुअल का बयान है, ठीक है, उसमें कोई हैसियत नहीं है उसकी। ज़ल्मे खलील इस वक्त वहाँ का कोई ओहदेदार नहीं है और अमेरिका के जो सिस्टम को समझते हैं वो जानते हैं कि वो जब आदमी फारिग हो जाता है हुकूमत से तो फिर उसकी अपनी एक ओपिनियन होती है, वो बयान कर रहा है, उससे ज़्यादा मैं इसको कोई अहमियत नहीं देता।
ठीक है। बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए अगर ये बात मान ली भी जाए तो अगर वो ये जो बयान है इमरान के हक़ में तो नहीं जा रहा है, इमरान के ख़िलाफ़ ही जा रहा है कि साहब अमेरिकन भी अब उनके हमारे बोल रहे हैं, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं इल्ला अपने जो नईम साहब के और जो ब्रिगेडियर साहब के। तो मैं जो बात है एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बहुत अहम बात है कि इस लिहाज से कि जो जनेवा अकॉर्ड था वो उस वक्त मेरी मुलाकात ज़ियाउल हक़ से 5 जनवरी 1988 को हुई थी और जनेवा अकॉर्ड हमारे फेवर में नहीं था। जनेवा अकॉर्ड जो हुआ है वो ये एक अलग से बात मैं करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए। जुनेजो साहब वाज अंडर प्रेशर ऑफ द अमेरिका और उन्होंने उससे रिकॉर्ड कर लिया और वो नहीं चाहते थे। और जो अफगान वार थी जो कि हमने USSR को डिफीट दिए, वो दैट वाज द वार ऑफ ज़ियाउल हक़। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो कुछ भी वो थे वो झूठ बोला उन्होंने और जो कुछ भी क्या ये दुरुस्त बातें हैं कि वो अपनी बात को कायम नहीं रहे, तो वो और 3 महीने में जो इलेक्शन कराए तो वो नहीं किए उन्होंने। लेकिन इसके बाद ये जो जंग जो हुई थी USSR से वो दैट वाज द ज़ियाउल हक़ वार। और सारी बात अमेरिका के लोग जो हैं वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ज़ियाउल हक़ ने अकेले वो वार लड़ी, 2 साल तक तो अकेले लड़ता रहा, बाद में तो अमेरिकन आए। ठीक है सर। तो अब इसके बाद में जो बात आप कह रही है ज़ल्म खलीदात इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए और इमरान के फेवर में नहीं जा रही है वो बात। जी ठीक है सर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप समझते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस मुतालिक मजीद डिस्कशन करेंगे, साथ रहिएगा।